गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारे यूनिट 4 का 29 लेक्चर समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लेक्चर नंबर 29 है हमारा, आज उसका टॉपिक है सोर्स सिलेक्शन। कि जब हम किसी प्रोजेक्ट के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्यूर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या सोर्स सिलेक्शन होते हैं, उनके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें तो जो सोर्स सिलेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है। सोर्स सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द रिसिप्ट ऑफ बिड्स और प्रपोजल्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ प्रोवाइडर। कि अगर हम देखें सोर्स सिलेक्शन इन्वॉल्व कर रहा है उन रिसिप्ट ऑफ बिड्स को, प्रपोजल्स को, जो कि हमारे किसी भी एक प्रोवाइडर के सिलेक्ट होने के लिए इवैल्यूएट किया जा रहा है। अगर हम देखें ये प्रोसेस जो होता है कि अगर इसकी बात करें हम तो ये सेल्डम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो सोर्स सिलेक्शन के अंदर अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखें, दैट इज़ प्राइस में बी द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑफ द सेल्फ आइटम बट द लोएस्ट प्रपोज प्राइस में नॉट बी द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ इस सेलर प्रूव्स अनेबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट इन अ टाइमली मैनर। अगर हम देखें कि जो प्राइस है हमारी वो एक प्राइमरी डिटरमिनेंट होता है किसी भी ऑफ सेल आइटम के लिए। तो अगर हम किसी लोएस्ट प्रपोज प्राइस को किसी भी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ सेलर से प्रूव कर रहे हैं तो वो कभी भी उसकी डिलीवरी नहीं करेगा जो कि प्रोडक्ट हमें टाइम पे चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रपोजल्स आर ऑफ्टन सेपरेटेड इनटू टेक्निकल अप्रोच एंड कमर्शियल प्राइस सेक्शंस विद ईच इवैल्यूएटेड सेपरेटली। कि जो भी प्रपोजल्स हैं जिनको हमें सेपरेट करना होता है अपने टेक्निकल अप्रोच और कमर्शियल प्राइस के सेक्शन के बेसिस पे, तो उसको हर एक को हमें इवैल्यूएट करना होता है सेपरेटली। थर्ड पॉइंट क्या है, मल्टी सोर्सेज में बी रिक्वायर्ड फॉर द क्रिटिकल प्रोडक्ट्स। कि अगर हम देखें तो हमें अपने क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। द टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्क्राइब बिलो मे बी यूज्ड सैंगली और इन कॉम्बिनेशन। जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हमने डिस्क्राइब किए हैं वो हम उनको सैंगली यूज़ करते हैं और उनका कम्बिनेशन करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो वेटिंग सिस्टम में भी यूज टू। कि अगर हम देखें कि हमें अपने क्रिटिकल प्रोडक्ट्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हमें एक वेटिंग सिस्टम लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें दैट इज़ सेलेक्ट अ सिंगल सोर्स हु विल बी आस्क्ड टू साइन अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हमें एक सिंगल सोर्स को सिलेक्ट करना होगा जो कि हमारे कहने पे हमारे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रैंक ऑर्डर ऑल प्रपोजल्स टू एस्टैब्लिश अ नेगोशिएटिंग सीक्वेंस। कि जितने भी हमारे रैंक ऑर्डर होंगे अपने प्रपोजल्स के उनको हम अपने नेगोशिएटिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश करेंगे। ऑन मेजर प्रोक्योरमेंट आइटम्स, जो भी हमारे मेजर प्रोक्योरमेंट आइटम्स होंगे उनमें जिनको हमें अपने प्रोसेस पे इटरेट करना है। अगर हम देखें तो जो शॉर्ट लिस्ट हैं जिनको हम अपने क्वालिफाइड सेलर्स से देख रहे हैं तो वो सेलेक्ट होंगे हमारे प्राइमरी प्रपोजल से, जिनको हम अपने डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए कंडक्ट करेंगे जो कि किसी भी एक डिटेल्ड या कंप्रेहेंसिव चीज़ों पे बेस्ड होंगे। तो अगर हम देखें उनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी, इनपुट्स टू द सोर्स सिलेक्शन, प्रपोजल्स, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो कोई भी या जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो इन्वॉल्व हो रही है उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि एक फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिसीज़ से किसी भी प्रपोजल्स के इवैल्यूएशन को इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स दी गई हैं हमें सोर्स सिलेक्शन की। तो अगर हम देखें तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन इन्वॉल्व कर रहा है उन क्लेरिफिकेशन को, उन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स को जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट को बता रही है जहाँ पे हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये एक्सटेंड पॉसिबल है कि हम अपने फाइनल कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करें हमारे सारे एग्रीमेंट जो कि हमें रिच चाहिए। अगर आप देखें कि जो भी सब्जेक्ट्स हम कवर करने हैं जनरली अगर उनको देखें जिनको भी हमें इंक्लूड करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो लिमिटेड नहीं होंगे और हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ को भी उसमें बताएंगे। लेकिन जो भी चीज़ें हम एप्लीकेबल करेंगे वो हम अपनी टर्म्स एंड लॉज के बेसिस पे करेंगे। जो भी टेक्निकल एंड बिजनेस मैनेजमेंट अप्रोचेज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंसिंग होगी और प्राइस होगी वो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में बताएंगे एज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट में। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट आइटम्स हैं हमारे उनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस करना होगा जिसमें हम अपने इनपुट्स का यूज़ लेंगे। अगर इनपुट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे हम अपने ओपन आइटम लिस्ट को इशू करेंगे और अगर हम आउटपुट्स की बात करें तो हम अपने मेमोरेंडम को समझेंगे जो कि हमारा खुद का है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की बात करें तो वो किसी भी स्पेशल केस के अंदर एक जनरल मैनेजमेंट स्किल को लाता है जिसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। और अगर हम नेगोशिएशन टूल और टेक्निक्स की बात करें, इन स्टाइल्स की बात करें, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है जनरल मैनेजमेंट के अंदर, लिटरेचर के अंदर। जनरली अगर हम देखें तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के अंदर एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट टेक्निक क्या है दैट इज़ द वेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने अभी बताई थी कि अगर हम अपने वेटिंग सिस्टम मेथड को देखें तो वो क्वान्टिफाई होगा क्वालिटेटिव डाटा में होंगे जब हम किसी ऑर्डर में अपने जो भी पर्सनल जुड़ीस हैं, जो भी सोर्स सिलेक्शन है उनको इफ़ेक्ट होने से बचाएं, मिनिमाइज़ करें।
उनके इफ़ेक्ट्स को। अगर हम देखें तो हमारे वेटिंग सिस्टम के अंदर जो हमारे कुछ सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, पहला क्या है, असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वेट टू ईच ऑफ द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। हमें अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के लिए जितने भी न्यूमेरिकल वेट हैं उनको असाइन करना होगा हर एक के लिए। सेकंड क्या है, रेटिंग द प्रोस्पेक्टिव सेलर्स ऑन ईच क्राइटेरियन। जो भी हमने क्राइटेरिया इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में बनाया है उसमें हम अपने प्रोस्पेक्टिव सेलर्स की रेटिंग देना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाइंग द वेट बाय द रेटिंग एंड। उसके बाद हमें अपने जो भी वेट हैं उनको उनकी रेटिंग से मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ में हमें क्या करना है कि हमें अपने टोटलिंग करना है उस रिजल्ट का जो कि हमारे प्रोडक्ट को कंप्यूट कर रही है हमारे ओवरऑल सोर्सेज से। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, दैट इज़ द स्क्रीनिंग सिस्टम। अगर हम स्क्रीनिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करें, वहाँ पे हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को जो कि हमारी परफॉर्मेंस का है, जब हम एक से या एक से ज़्यादा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो जो प्रोस्पेक्टिव सेलर है वो अपने किसी भी प्रपोज को रिक्वायर करने के लिए किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए देखता है कि उसके क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं जो कि एक रिमाइंडर से पहले हैं, जिसमें हम अपने प्रपोजल्स को कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट। अगर हम अपने जितने भी प्रोक्योरमेंट आइटम हैं जिनको हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोक्योर करना है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें अपने खुद के एस्टिमेट्स को देखना होगा, उनको चेक करना होगा और उन प्रपोजल्स को अपने प्राइसिंग के बेसिस पे बताना होगा। तो अगर हम देखेंगे कि जो भी डिफरेंसेस हैं हमारे एस्टिमेट वैल्यूज़ में, उनको हमें इंडिकेशन करना होगा SOW में, जहाँ पे वो चीज़ें एडुकेट नहीं होंगी किसी भी एक प्रॉस्पेक्टिव सेलर के लिए, जिसको उसे मिसअंडरस्टूड करना होगा या फेल करना होगा जब वो उसके रिगार्डिंग अपने रेस्पॉन्सेज को दे जो कि SOW के बिहाफ पे होंगे। अगर हम अपने इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स को देखें तो उनको रेफ़र किया जाएगा कि उनकी क्या कॉस्ट एस्टिमेट रही। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द आउटपुट फ्रॉम द सोर्स सिलेक्शन। अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि ऑब्लिगेट कर रहा है कि जो सेलर है वो हमें एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा और एक बायर ऑब्लिगेट कर रहा है कि वो उसके रिगार्डिंग पेमेंट करेगा। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो एक तरीके का लीगल रिलेशनशिप होता है जो कि एक सब्जेक्ट ऑफ द रेमेडी इन द कोर्ट में होता है। तो अगर हम एग्रीमेंट को देखें तो एग्रीमेंट हमारे एकदम सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। अगर उसको हम देखें तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है उस सिंप्लिसिटी को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को जो कि एक प्रोडक्ट की होती है। अगर हम कहें तो इसको हम कह सकते हैं कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसका नाम, उसके कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्रीमेंट, उसके सब कॉन्ट्रैक्ट और उसके परचेज ऑर्डर और उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अगर हम अपनी मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो जो डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स है उनको डिफाइन किया जाता है जब हम किसी तरीके के एग्रीमेंट पे साइन करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे हों। अगर हम देखें तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उनको हमें रिव्यू और अप्रूवल देना होता है। अगर हम देखें तो वो लीगली बाइंडिंग नेचर के होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम उनके अंदर जितने भी सब्जेक्टेड होते हैं उनको एक एक्सटेंसिव अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू कंसिडर करते हैं। तो जितने भी केसेस हमारे प्राइमरी फोकस होते हैं किसी भी चीज़ के प्रोजेक्ट के रिव्यू और अप्रूवल के लिए, तो उस प्रोसेस के लिए हमें इंश्योर करना होता है कि उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज होगी जिसे हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिस्क्राइब करना होगा, जिससे कि एक जो हमें आइडेंटिफाई करनी है नीड्स को, उनको मैं सेटिस्फाई कर सकूं। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो मेजर प्रोडक्ट हैं उनको हमें अंडरटेक करने होगा किसी भी प्राइवेट पब्लिक एजेंसी से, और उसका रिव्यू प्रोसेस हम इंक्लूड करेंगे अपने पब्लिक रिव्यू ऑफ द एग्रीमेंट के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने आज के टॉपिक में सोर्स सिलेक्शन के बारे में पढ़ा, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।